एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 10 नए राज्य और राजा। क्या बताती है प्रशस्तियाँ? समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री हरिसेन द्वारा की गई, काव्य के रूप में की गई। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ से मिली? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखे अभिलेख से। किसने लिखी? हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रशस्ति लिखी उसकी प्रशंसा में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है, जो कि नीचे मानचित्र पे दर्शाया गया है। यहाँ पे सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिसे मानचित्र में बताया है कि ये मानचित्र है। तो ये बताया गया है हरा रंग है। हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के ये वाला क्षेत्र आर्यव्रत के उन राजाओं, उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये आर्यव्रत के उन राजाओं का, जिनको 9 राजाओं का, जिनको हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद है ये जो रेड बिंदु से, ये दक्षिणपंथी राजाओं का है। दक्षिणपंथ के 12 शासकों का है। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में रेड डॉट का इस्तेमाल किया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। उसके बाद है बैंगनी रंग से दिखाया गया, जैसे ये बैंगनी रंग से दिखाया, जिसमें असम, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र हैं। ये क्या करते थे? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे ये सभी राजा और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। और उसके बाद है बाह्य क्षेत्र में जहाँ पे कुषाण शकों का शासन था, ये श्रीलंका, ये सभी बाहरी क्षेत्र में आते हैं। इनके बारे में ये सब यहाँ लिखा गया है। ये चीज जो बताइए, ये आर्यव्रत, दक्षिणापथ और आंतरिक घेर वाले बैंगनी रंग वाले बाहरी इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है, कुषाण, शक और श्रीलंका के शासक थे। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मतलब शकों को हराया था, इसलिए उन्होंने विक्रम संवत को चालू किया था 58 ईसा पूर्व में, और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त शासक। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे। किसके? समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त, और माता कुमार देवी लिच्छवीगण की थी। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख किया गया है। यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया, और इसके बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। ये सब जानकारी किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों को तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा है
एक राजा हर्षवर्धन थे, जिनका काल 606 से 646 CE तक है। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। हर्षचरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट ने, संस्कृत में। जो किसके ऊपर लिखी गई? हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वांतसोंग, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, हर्ष के दरबार में रहे हैं। स्वांतसोंग किसके दरबार में रहे? हर्ष के दरबार में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वह थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। नर्मदा पार करके वो आगे बढ़ने लगे दक्षिण की तरफ, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। किसको? हर्ष को। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। ये है इंडिया का मैप। ये जो एरिया है ये वाला, ये तो चालुक्यों का, इसका चालुक्यों का। और ये जो एरिया ये था पल्लवों का। यहाँ पे पल्लव राज करते थे, यहाँ पे चालुक्य। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हो गए। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। किसका? चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा का। और कांचीपुरम के पास पल्लवों का। चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? एहोल थी। और ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति ने किसकी रचना लिखी थी? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी थी रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों के अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब जहाँ पे हम पल्लव देखते हैं वहां पे चोल वंश आ गया, और यहाँ पे चालुक्य देखते हैं वहां राष्ट्रकूट वंश आ गया। अतः पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव ही होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव हुए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिकी बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। हरिसेन क्या थे? मुख्य दंड नायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था।
संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी का मतलब यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, नगर श्रेष्ठी का मतलब पूछो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सारथुआ यानी व्यापारियों के काफिले का नेता कहलाता था सारथुआ। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इन सब टर्म के बारे में नाम याद रखना। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे और उसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाए थे। यहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लुओं के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम किसका नाम था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम। और जहाँ ब्राह्मण सभाएं नहीं होती तो वहां क्या होता था? उर नामक ग्राम सभा होती थी। नगरम व्यापारियों के संगठन। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। जो कालिदास द्वारा रचे गए नाटक उनमें महत्वपूर्ण बताया गया कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे और अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित नाटक है, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी को बताया गया है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई। ये नीचे लिखा गया है। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। गुप्त काल में आया था फाशियन। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के अंदर आना होता तो सभी को आगाज करने के लिए वे लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते आते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये वर्णन किया गया है। और कुछ अन्यत्र मतलब दूसरी जगह पे साथ पैरेलल कौन से चल रही थी उसके बारे में। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आकर्षित होते थे क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। सन 1400 साल पहले मतलब 600 ईसी की बात होगी। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया।
अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को जीत लिया। गुप्त वंश की शुरुआत 4th सेंचुरी सी से लेट 6th सेंचुरी सी तक है। हर्षवर्धन का काल 606 से 647 एडी के बीच में माना गया है। चैप्टर समाप्त।